everyone, how are you? So welcome again on my YouTube channel Taming Physics. आज हम लोग गॉस लॉ करेंगे. लास्ट ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ये सारा टॉपिक हम लोगों ने कवर करा था. अब आज गॉस लॉ के बारे में डिस्कस करते हैं कि गॉस लॉ है क्या और इसके एप्लीकेशंस क्या क्या हैं. बेसिकली अगर किसी क्लोज्ड सरफेस से इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना पास कर रहा है ये हमको निकालना है. सो द बेस्ट मेथड इज गॉस लॉ. गॉस लॉ से इजी मेथड कोई हो ही नहीं सकता. सो गॉस लॉ क्या कहता है कि net electric flux passing through a closed surface is equal to 1 by epsilon naught times of net charge inside the closed surface. यानी नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इसका मतलब सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इसी को हम क्या कहते हैं, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स. अच्छा, यहाँ पे ये जो सर्कल का साइन बना बेटा, ये दिखा रहा है कि एक क्लोज्ड सरफेस के ऊपर पूरे सरफेस से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास कर रहा है, ये हमको फाइंड आउट करना है. यानी जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का सरफेस इंटीग्रेशन है वो पूरे सरफेस पे करेंगे तभी ये फार्मूला एप्लीकेबल होगा, Q in अपॉन एप्सिलॉन नॉट. ओके, अब एक नोट हमने यहां दिया है. अगर वो चार्ज और पूरा क्लोज्ड सरफेस एक डाई इलेक्ट्रिक मीडियम के अंदर है जिसका डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है, तो उस केस में गॉस लॉ थोड़ा सा चेंज कर जाएगा. और वो चेंज क्या है, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द क्लोज्ड सरफेस, यानी surface integration of electric field intensity over the closed surface is equal to 1 by K epsilon naught times of net charge inside the closed surface. एक एग्जांपल हम इसका लेते हैं. जैसे सपोज करिए ये कोई क्लोज्ड सरफेस है, किसी भी शेप का है. यहां पे चार्ज Q1, यहां पे चार्ज माइनस Q2, यहां पे चार्ज Q3, यहां पे चार्ज माइनस Q4. अब ये इरेगुलर शेप का इस टोटल चार्ज के वजह से इस पे नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना पास कर रहा है, इसको सॉल्व करने के लिए एक तो हमारे पास मेथड ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का सरफेस इंटीग्रेशन कर लें. यानी इस सरफेस के हर पॉइंट पे इन चारों चार्ज के वजह से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन पता हो तभी हम कर पाएंगे, जो कि एक टेढ़ी खीर है. भाई इतना आसान नहीं है उसको फाइंड आउट करना, वो भी अगर इरेगुलर सरफेस हो जाए तो जो एरिया वेक्टर है और ई वेक्टर इसके बीच का एंगल कंटिन्यूअसली चेंज कर रहा होगा. सो दिस इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल. बट गॉस लॉ के अकॉर्डिंग हम इस इलेक्ट्रिक फ्लक्स को बड़े आसानी से निकाल सकते हैं. यानी जो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, वो क्या होगा बच्चों, लॉ क्या कह रहा है, इज इक्वल टू Q इन. यानी इस सरफेस के अंदर कितना चार्ज है, जो बाहर वाले चार्ज हैं उनके वजह से सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा, लेकिन उनके वजह से जो नेट फ्लक्स होगा सरफेस के थ्रू वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा. क्यों हो जाएगा अभी हम डिस्कस करेंगे. ये इंपॉर्टेंट पॉइंट का ध्यान रखिए. इन चार्जेस के वजह से इस सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा, लेकिन बाहर के जो चार्ज है उसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी तो है हर पॉइंट पे,
लेकिन इसके वजह से जो नेट फ्लक्स इस सरफेस से पास कर रहा होगा वो जीरो होगा, यानी नेट फ्लक्स होगा अंदर वाले चार्ज की वजह से। सो अंदर चार्ज है Q1 और माइनस Q2, सो दिस इज Q इन, नेट चार्ज इनसाइड क्लोज सरफेस अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्योंकि हमको कुछ नहीं दिया है, यानी हम मान के चलेंगे कि ये फ्री स्पेस में रखा हुआ, सो फ्री स्पेस का फार्मूला ये है। अगर कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम होता तो केस यही डिवाइड कर देते। तो ये सिंपल सा स्टेटमेंट है गॉस लॉ का। अब इनके वजह से इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा क्यों नहीं, तो बेसिकली जो लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था बेटो कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स को विजुअलाइज करने का सबसे सिंपल मेथड क्या है भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हम ड्रॉ कर ले। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के केस में क्या है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सरफेस के अंदर एंटर कर रहा है उसको हम नेगेटिव लेंगे, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सरफेस के बाहर जा रहा है उसको हम पॉजिटिव लेंगे। सो ये नोट आप एक इसको नोट कर लीजिए, दिस नोट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नोट लिखिए। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस entering the surface, सरफेस का मतलब क्या भाई, क्लोज सरफेस, इज टेकन एज नेगेटिव। जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इंटर कर रहा होगा उसको हम क्या लेंगे भाई, नेगेटिव। एंड देन सेकेंड पॉइंट लिखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कमिंग आउट, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कमिंग आउट, coming out of the surface is taken as positive। तो ये दो पॉइंट है। अब यहीं से हम दिखा रहे हैं कि जो बाहर के चार्ज है वो इलेक्ट्रिक फील्ड तो प्रोड्यूस करेंगे सरफेस के हर पॉइंट पे, लेकिन उनका नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो जाएगा भाई, जीरो हो जाएगा। क्यों जीरो हो जाएगा, देखिए जैसे ये पॉजिटिव चार्ज है तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हम ड्रॉ करते हैं, रेडियली आउटवर्ड्स होगा। अच्छा बच्चों, अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है यही इलेक्ट्रिक फ्लक्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जैसा हमने पहले ही बताया था कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू अ सरफेस इज इक्वल टू, जनरली ऐसा कहते हैं, इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ये गलत है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, लेकिन प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट अगर हम 1 ले लें तो इज इक्वल टू होगा। उसके बाद अभी हमने बताया जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इंटर करेगा उसको नेगेटिव लेंगे और जो बाहर निकलेगा उसको पॉजिटिव लेंगे। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के टर्म में समझने की कोशिश करते हैं कि जो चार्ज बाहर है उसके वजह से इलेक्ट्रिक फ्लक्स हुआ क्या। तो दो ही कंडीशन होगा, या तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इंटर करेगा सरफेस के अंदर, या तो फिर टच करते हुए सरफेस से जस्ट ग्रेस करते हुए निकल जाएगा, या फिर सरफेस में इंटर ही नहीं करेगा, जैसे ये सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। तो ये तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कॉज नहीं करेंगे। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स कॉज कौन करेंगे, जो इंटर कर रहा है। तो ये देखो, जो इंटर कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन वो बाहर भी निकल रहा है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इंटर कर रहा है वो बाहर निकल रहा है। तो ये नेगेटिव फ्लक्स कॉज क्या, ये पॉजिटिव जीरो हो गया, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव जीरो, ये नेगेटिव पॉजिटिव जीरो, नेगेटिव पॉजिटिव जीरो। यानी अगर चार्ज क्लोज सरफेस के बाहर रखा है तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन या तो इंटर नहीं कर रहा होगा सरफेस में, और अगर कहीं इंटर करेगा तो बाहर भी निकलेगा, यानी नेट फ्लक्स क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब वो चाहे पॉजिटिव चार्ज हो चाहे नेगेटिव चार्ज हो, नेगेटिव चार्ज का भी आपको हम ड्रॉ करके दिखाते हैं, इसमें भी वही होगा। देखो, इसका नेगेटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किधर होता है भाई, टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज। ये देखिए आपने
कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हम ड्रॉ कर रहे हैं, इस तरीके का होगा। तो जैसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, ये सरफेस में इंटर ही नहीं कर रहे, तो ये तो फ्लक्स कॉज नहीं करेंगे। फ्लक्स ये 1 2 3 ये कॉज कर रहे हैं। तो देखो, जो इंटर कर रहा है वो बाहर भी निकल रहा है, जो इंटर कर रहा है वो बाहर भी निकल रहा है, जो इंटर कर रहा है वो बाहर भी निकल रहा है। इंटर कर रहा है यानी नेगेटिव फ्लक्स, बाहर निकल रहा है यानी पॉजिटिव फ्लक्स, यानी नेट फ्लक्स क्या हो गया बच्चों? 0। सो इसलिए क्यू इन में हम बाहर का चार्ज नहीं लेते, क्योंकि वो फ्लक्स कॉज नहीं करता है। अब इसके एप्लीकेशंस क्या क्या है, इस पे हम आते हैं। तो बेसिकली एप्लीकेशन जो है गॉस लॉ का, वो तो डेरिवेशन बेटा आगे हम कई एक डेरिवेशन, पहले तो जो 3 सीबीएसई के डेरिवेशन है वो हम करेंगे, बाकी न्यूमेरिकल्स बनते, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने का यूज आता है। किससे? गॉस लॉ से। गॉस लॉ से हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल सकते हैं। दिस इज द एप्लीकेशन। उसके अलावा इस पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं गॉस लॉ पे। तो गॉस लॉ के स्टेटमेंट को अगर हम देख लें तो इंटीग्रेशन E डॉट डी एस इक्वल टू क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब भाई इंटीग्रेशन E डॉट डी एस को हम फ्लक्स कह सकते हैं, तो फ्लक्स इक्वल टू क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्वेश्चंस कैसे कैसे पूछे जाते हैं नीट में या इंजीनियरिंग में, हमको क्यू इन दिया होगा या फिर कुछ ऐसे तरीके से दिया होगा कि उसको निकालना पड़ेगा, यानी क्यू इन दिया और फ्लक्स निकालना। पहला क्वेश्चन तो ये बना, क्या गिवन होगा भाई? क्यू इन गिवन होगा और हमसे पूछेगा क्या इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना पास कर रहा है, या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी गिवन होगा और हमसे पूछेगा क्यू इन कितना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अगर गिवन है तो हम इस फार्मूले से क्या कर सकते हैं? इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड आउट कर सकते हैं, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड आउट कर लेंगे तो क्यू इन निकाल लेंगे। तो दो टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, एक तो क्यू इन गिवन है और इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है, दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी गिवन और क्यू इन निकालना। ये दो क्वेश्चंस बनते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। एप्लीकेशन हमने बता दिया कि इसके एप्लीकेशन से हम डेरिवेशन कर सकते हैं, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल सकते हैं। अब किन किन केसेस में निकाल सकते हैं बेटा? तो कंडीशन एक ही होगा कि जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो इस टाइप का होना चाहिए और सरफेस हमको ऐसा चूज करना होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाला जा सके। यानी हमारे कहने का मतलब क्या, ये हम बता रहे हैं, गिवन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हमको गॉसियन सरफेस, जो इमेजिनरी सरफेस चूज करेंगे जिसके ऊपर गॉस लॉ अप्लाई करना है, उसको हम क्या कहते हैं भाई? गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस हम इस तरीके से चूज करेंगे। कैसे चूज करेंगे? ये लिखा है E डॉट डी एस। E डॉट डी एस को हम लिख सकते हैं E डी एस cos थीटा इज इक्वल टू क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब सरफेस ऐसा चूज करना है कि जो E है वो कांस्टेंट हो, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड उस सरफेस पे या सरफेस के कुछ पोर्शन पे कांस्टेंट हो और थीटा भी कांस्टेंट हो। तो ये भी बाहर निकल जाएगा, बचेगा क्या बेटा? इंटीग्रेशन ds 0 टू a, यानी सरफेस के एरिया का इंटीग्रेशन कहां से कहां तक होगा भी? 0 से लेके एरिया टोटल हम a मान लें तो a तक, इज इक्वल टू क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये हो गया E cos थीटा इंटू a इज इक्वल टू क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो इस तरीके से हम E को फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि ये हमको पता है, ये हमको पता है, ये हमको पता है। यानी
इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करने के लिए आज जो हम डेरिवेशन करेंगे उसमें दो कंडीशन के अकॉर्डिंग हमको गॉसियन सरफेस चूज करना होगा। पहला कंडीशन क्या होगा भाई, ये जो थीटा है किसके किसके बीच का एंगल, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल क्या हो जाए, 90 डिग्री हो जाए। सरफेस ऐसा चूज करेंगे कि सरफेस के कुछ पार्ट पे थीटा क्या हो जाए, 90 हो जाए, और थीटा 90 हो जाए तो उस पार्ट पे ये चीज क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। या फिर E कांस्टेंट हो उस सरफेस पे, कांस्टेंट, अच्छा जब E कांस्टेंट होता है तो जो थीटा होगा बेटा जनरली वो 0 होता है। यानी हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डेरिवेशन जब गॉस लॉ से अप्लाई करना होगा तो हम गॉसियन सरफेस यानी इमेजिनरी सरफेस जिसपे गॉस लॉ अप्लाई करने जा रहे हैं उसको इस तरीके से चूज करेंगे कि ई उसके सरफेस पे कांस्टेंट हो और थीटा 0 हो, पहला कंडीशन, या फिर थीटा 90 डिग्री हो। अगर ऐसा है तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। इसको आप नोट कर लीजिए, जब आगे हम डेरिवेशन करेंगे तो इन चीजों को फिर से डिस्कस करेंगे, वहां आपको ज्यादा डिटेल में समझ में आएगा। अब हम न्यूमेरिकल पे आते हैं, गॉस लॉ से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स कैसे बनते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन लिखिए भाई, अ पॉइंट चार्ज, या ऐसे नहीं लिखिए बेटा, लिखो फाइंड आउट, क्वेश्चन है फाइंड आउट नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स passing through a cube of side A if point charge Q is kept, फर्स्ट क्वेश्चन, इसी में हम कई क्वेश्चन दे रहे हैं, अदरवाइज ये सारा लैंग्वेज लिखना पड़ेगा। फर्स्ट क्वेश्चन, is kept at body center of Q. Second, at center of one of face of cube. Third, at center of one of side यानी edge of cube. Last question, at any one corner
यानी वर्टेक्स ऑफ क्यूब। चलो भाई, तो सॉल्व करते हैं इन 4 क्वेश्चंस को। पहला कह रहा है कि बॉडी के यानी क्यूब के सेंटर पे रखा, क्यूब के बॉडी सेंटर पे रखा। तो बॉडी सेंटर का मतलब आप समझ गए कहां पे रखा। तो इस केस में जो टोटल चार्ज क्यू, पॉइंट चार्ज क्यू, वो कहां पे होगा भाई, क्यूब के अंदर होगा। और क्यूब के अंदर होगा तो पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन बहुत ही आसान है। नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होगा वो क्यू एन यानी क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं। एट सेंटर ऑफ वन ऑफ फेस ऑफ क्यूब, तो वन ऑफ फेस ऑफ क्यूब के सेंटर पर रखा, किसी एक फेस पे रखा बेटा, तो क्या होगा, वो जो पॉइंट चार्ज है उसको हम एक स्फीयर ले सकते हैं और उसका सेंटर अगर सरफेस के वन ऑफ फेस के सेंटर पर रखा तो उस स्फीयर का आधा चार्ज किधर होगा, क्यूब के अंदर होगा और आधा चार्ज बाहर होगा, यानी क्यू इन कितना हुआ, क्यू बाई 2। तो इस केस का आंसर होगा क्यू बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। कह कि एट सेंटर ऑफ वन ऑफ साइड ऑफ क्यूब, यानी क्यूब के साइड पे, ये दिखाते हैं आपको। जैसे सपोज कर लीजिए ये क्यूब तो नहीं है, इसका एक साइड, साइड मतलब एज ले लें और यहां पे उस पॉइंट चार्ज को हम रख रहे हैं। पॉइंट चार्ज को हम क्या ले सकते हैं, स्फीयर। अब स्फीयर ले रहे हैं तो क्या होगा बेटा, इसका 1/4 पोर्शन इस क्यूब के अंदर होगा। भाई तुम ऐसे सोच लो कि यहाँ पे ये रखा है बॉल के रूप में, यहाँ पे तो इस पे 4 स्फीयर, 4 क्यूब हमको रखना होगा, एक इधर और 2 नीचे नीचे, तब जाके वो बॉल कंप्लीटली कवर होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि हर एक क्यूब में जो बॉल है इक्वली होगा, यानी 1/4 होगा, क्योंकि 4 क्यूब से पूरा कवर करना पड़ रहा है। यहाँ पे हमने रखा इस बॉल को, तो कितने क्यूब रखे कि ये कवर हो जाए, तो एक क्यूब इधर रखेंगे, एक नीचे रखेंगे, एक नीचे रखेंगे, तो इस तरीके से 1/4 हो जाएगा। तो फाई ई का मतलब क्या हुआ भाई, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थर्ड केस में क्या होगा, क्यू बाई 4 एप्सिलॉन नॉट। एलो जी, अब लास्ट क्वेश्चन आ गया। एनी वन कॉर्नर ऑफ क्यूब, क्यूब के कॉर्नर पे रखा है भाई, तो ये चार्ज कितना क्यूब के अंदर होगा, 1/8, क्यूब/8, क्योंकि इस केस में 8 क्यूब हम रखेंगे तब जाके पूरा स्फीयर कवर होगा। यहां पे हमने स्फीयर रखा है किसी एक कॉर्नर पे, तो एक क्यूब इधर रखोगे, एक क्यूब इधर, एक क्यूब इधर, तब जाके उसका आधा कवर होगा, और ऐसे ही 4 क्यूब ऊपर रखेंगे तब पूरा बॉल कवर होगा। यानी हर एक क्यूब के अंदर कितना चार्ज गया, 1/8। तो 1/8 गया है, तो फोर्थ केस में फाई ई कितना हो जाएगा बेटा, क्यू बाई 8 एप्सिलॉन नॉट, ये हो गया। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं भाई फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, फाइंड आउट नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू any one face of a cube of side A if point charge Q is kept at body
सेंटर ऑफ क्यूब। ये थोड़ा सा क्वेश्चन ट्रिकी कर दिया है, तो बहुत आसान। कह रहा है कि जो क्यूब है उसके बॉडी सेंटर पे एक पॉइंट चार्ज रखा, जैसे यहाँ पे ये क्यूब हम बना दे बेटा, ऐसे हो गया। इसके बॉडी सेंटर पे रखा है पॉइंट चार्ज क्यूब, तो किसी एक फेस से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास करेगा। तो कितने फेस है भाई? 6 फेस। ओके, अच्छा, अब अगर बॉडी सेंटर पे रखा है, उस केस में हर फेस से जो फ्लक्स पास करेगा बाय सिमेट्री वो इक्वल होगा, क्योंकि वो पॉइंट चार्ज हर फेस से क्या है? इक्वल डिस्टेंस पे है। तो किसी एक फेस का फ्लक्स मान ले 5, तो 6 फेस से कितना हो गया? 6 5। 5 कहा है? एक फेस का फ्लक्स है। अब ये हो गया पूरे क्यूब का फ्लक्स। और गॉस लॉ क्या कहता है? क्यूब क्लोज्ड सरफेस है, तो इस केस में क्यू इन यानी अंदर कितना चार्ज रखा है? क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो एक फेस से फ्लक्स क्या हो गया बेटा? क्यू बाई 6 एप्सिलॉन नॉट। ये आंसर हो गया। तो ये हो गया हमारा सेकेंड क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन के 4 पार्ट थे, ये सेकेंड क्वेश्चन हो गया। अब थर्ड क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन नंबर 3। ये है भाई सरफेस एक, और दूसरा सरफेस हमने ऐसे ले लिया, तीसरा सरफेस हमने ऐसे ले लिया। यानी एक सरफेस इरेगुलर शेप का है, दूसरा सरफेस हमने क्यूब लिया हुआ है, और तीसरा सरफेस स्फीयर लिया हुआ है। अब चार्जेस अब देखे क्या है, तो चार्जेस यहां पे ले ले Q1 माइनस Q2, Q3 माइनस Q4, Q5 माइनस Q6। ऐसे ये चार्जेस है। क्वेश्चन है हमको निकालना है इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू दिस वन, यानी जो इरेगुलर शेप का बॉडी है फर्स्ट सरफेस, इसके थ्रू इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है। सेकेंड क्वेश्चन है क्यूब के थ्रू इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है। और थर्ड क्वेश्चन है स्फेरिकल सरफेस के थ्रू इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है। तो 5-1 फर्स्ट सरफेस के थ्रू इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा बेटा? तो नेट चार्ज इसके अंदर देखेंगे माइनस Q2 प्लस Q3 माइनस Q4, माइनस Q2 प्लस Q3 माइनस Q4 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये हो गया फर्स्ट सरफेस के थ्रू नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्यूब के थ्रू अगर हम देखें इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा, तो 5-2। तो अब इसके अंदर क्यूब के अंदर कितना चार्ज है? Q3 माइनस Q4, Q5 माइनस Q6। तो नेट चार्ज कितना हो गया? Q3 माइनस Q4 प्लस Q5 माइनस Q6 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। देन थर्ड, यानी
जो स्फेरिकल सरफेस है उसके थ्रू नेट फ्लक्स क्या होगा, तो उसके अंदर का चार्ज लेंगे -Q4 प्लस Q5 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये हो गया नेट फ्लक्स, ये हो गया, तीनों का अलग अलग निकाल दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो अभी तक बच्चों जो हम लोगों ने किया उसमें क्या था, चार्ज गिवन था और इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना था। अब इसी में एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, राइट डाउन। देयर इज फोर्थ क्वेश्चन, देयर इज a uniformly charged ring of radius capital R. ये एक रिंग है, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रिंग ऑफ रेडियस कैपिटल R हैविंग टोटल चार्ज Q। इस रिंग के ऊपर कितना चार्ज है भाई, Q चार्ज है। राइट डाउन फर्दर, फाइंड आउट net electric flux passing through a sphere of same radius capital R whose center lies on the ring। यानी हमको एक स्फीयर के थ्रू फ्लक्स निकालना बेटा, और उस स्फीयर का भी रेडियस कितना, कैपिटल आर है, और उसका सेंटर कहां पे लाई कर रहा है भाई, रिंग के ऊपर लाई कर रहा है। ये गिवन है। क्वेश्चन सबको समझ में आ गया। एक रिंग रेडियस कैपिटल आर का चार्ज क्यू यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, हमको फ्लक्स निकालना है एक स्फीयर के थ्रू, उसका भी रेडियस कैपिटल आर है और उसका सेंटर कहां पे लाई कर रहा है, रिंग पे लाई कर रहा है। तो चलिए करते हैं अब इस क्वेश्चन को। देखिए ये स्फीयर है हमारा, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा क्या, क्यू इन, यानी यहां से यहां तक का अगर हमको चार्ज पता चल जाए तो काम बन जाए भाई क्यू इन अपन एप्सिलॉन नॉट कर लेंगे, यही स्फीयर के थ्रू फ्लक्स हो जाएगा। अब ये चार्ज पता कैसे चले, तो यहां से ये लाइन हमने ऐसे ज्वाइन कर दिया, ये लो भाई, और यहां से ऐसे ज्वाइन कर दिया। अब देखिए होगा क्या कि ये रेडियस आर, अच्छा ये भी रेडियस आर होगा क्योंकि ये रिंग का रेडियस रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये भी आर के इक्वल होगा क्योंकि ये स्फीयर का सेंटर है, तो ये स्फीयर का रेडियस रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी ये क्या बन गया, इक्विलेटरल ट्रायंगल, यानी ये क्या हो गया भाई 60 डिग्री। और अगर ये 60 डिग्री है तो ये वाला भी एंगल क्या होगा 60 डिग्री। करेक्ट, समझ में आ गया बात भाई। ये रिंग का सेंटर O1 और स्फीयर का सेंटर O2, तो O1 O2 R के इक्वल होगा, वो रिंग का भी रेडियस, वो स्फीयर का भी रेडियस है। इस पॉइंट को P ले ले जहां पे ये इंटरसेक्ट कर रहा है, तो O1P क्या है, रिंग का रेडियस है, O1P रिंग का रेडियस है यानी R होगा, O2P स्फीयर का रेडियस है यानी R होगा। इस तरीके से ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया, और इक्विलेटरल ट्रायंगल का हर एंगल 60 डिग्री होता है, यानी ये 60 डिग्री होगा। इसी तरीके से यहाँ इक्विलेटरल ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे तो ये 60 डिग्री होगा। तो स्फीयर के अंदर रिंग का कितना पोर्शन है भाई, 120 डिग्री। अच्छा टोटल रिंग का कितना पोर्शन है, 360 डिग्री। तो 360 डिग्री पे कितना चार्ज है, क्यू चार्ज है। रिंग के 360 डिग्री पे कितना चार्ज है बच्चों, क्यू चार्ज है। तो 120 डिग्री पे कितना चार्ज होगा यार, ये तो बहुत आसान है, यूनिटरी मेथड मैम ने तुम लोग को प्राइमरी स्कूल में पढ़ाया होगा। 1/3 इसका कर लेंगे Q/3। तो अब नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू स्फीयर
फाई ई इज इक्वल टू क्यू इन हो, क्या हो गया, क्यू बाई 3 एप्सिलॉन नॉट. So this will be answer. Now write down question number 5. क्वेश्चन नंबर 5 करते भाई. और क्वेश्चन नंबर 5 ये है, ये एक सिलेंडर है, लेंथ 2L, रेडियस कैपिटल R. ये एक्सिस हो गया इसका, रेडियस कितना भी, कैपिटल R. ये एक्सिस का सेंटर है, यानी इधर से इधर L हो गया और इधर से इधर L हो गया. यहां पे पॉइंट चार्ज Q रखा है, यहां पे पॉइंट चार्ज Q रखा है. अब क्वेश्चन ये है, इफ नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू curved surface is phi, then find out flux through any one circular face of cylinder. कह रहा है इस चार्ज Q की वजह से जो कर्व सरफेस है उससे कितना फ्लक्स पास कर रहा है भाई, फाई. तो किसी एक सर्कुलर फेस से कितना फ्लक्स पास करेगा ये हमको निकालना है. तो इस फेस से अगर फ्लक्स हम फाई डैश सपोज कर ले बेटा, तो बाइसिमेट्री इस फेस से भी क्या होगा, फाई डैश, क्योंकि दोनों का एरिया सेम है, दोनों एक्सिस पे परपेंडिकुलर लाई कर रहे हैं और चार्ज Q दोनों से इक्वल डिस्टेंस पे है. हाँ, अगर चार्ज Q इधर कहीं होता तो इससे ज्यादा फ्लक्स पास करता, इससे कम पास करता, लेकिन जब यहां पे रखा तो दोनों से क्या होगा, इक्वल फ्लक्स पास करेगा. तो अब ये दोनों फेस और ये क्लोज्ड कर्व्ड सरफेस ले ले तो ये पूरा मिला के एक क्लोज्ड सरफेस बना रहा, और क्लोज्ड सरफेस का फ्लक्स क्या है, 2 फाई डैश प्लस 5. ये 5 गिवन है यहाँ पे. गॉस लॉ क्या कहता है, इज इक्वल टू क्यू इन, अंदर कितना चार्ज है भाई, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट. तो 2 फाई डैश इज इक्वल टू क्या होगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट माइनस 5. तो फाई डैश क्या हो गया जो हमको निकालना है, क्यू बाई 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस 5 by 2. So this will be answer. ये इसका आंसर हो गया. चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे. क्वेश्चन नंबर 6, गॉस लॉ बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, और इस पे बहुत अच्छे सवाल बनते हैं. जब हम IIT और नीट के क्वेश्चन अलग से कराएंगे इस गॉस लॉ पे, तो उस पे टफ क्वेश्चंस देंगे. ये आपका जस्ट एप्लीकेशन है. 12th लेवल पे कुछ अच्छा भी लगा होगा, ऐसा नहीं है कि कठिन क्वेश्चन नहीं थे. इसमें भी जो अभी रिंग वाला दिया था अच्छा क्वेश्चन था. नेक्स्ट अभी क्वेश्चन दे रहा है, ये भी अच्छा क्वेश्चन लगेगा, क्योंकि क्लास 12th लेवल पे ऐसा पढ़ाते ही नहीं, इस टाइप के क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं. सो राइट डाउन, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी
in a region is 100 R volt per meter, where R is distance of point from origin. Find out net charge inside a sphere of radius 5 meter, center at origin, if field is radially outwards. क्या करें बेटा, ये फील्ड का मैग्नीट्यूड दिया है लेकिन डायरेक्शन क्या, रेडियली आउटवर्ड्स, ओरिजिन से रेडियली आउटवर्ड्स, यानी एक 3D फिगर बनेगा। एक टाइप से ओरिजिन पे एक पॉइंट बल्ब जला दो तो वो जो रेज निकलेंगी लाइट की, वही फील्ड का डायरेक्शन रेडियली आउटवर्ड्स हर डायरेक्शन में है। मैग्नीट्यूड ये है, यानी ओरिजिन पे फील्ड क्या है, 0। 1 मीटर पे फील्ड क्या, 100 वोल्ट पर मीटर। 2 मीटर पे फील्ड क्या है, 200 वोल्ट पर मीटर। इस तरीके से अलग अलग डिस्टेंस पे फील्ड अलग अलग है, डायरेक्शन रेडियली आउटवर्ड है। हमको ये करा कि एक स्फीयर है, उसका रेडियस 5 मीटर है, तो उसके अंदर नेट चार्ज कितना, ये हमको निकालना है। तो यहां से हम देखें, ये फिगर ड्रॉ करें, तो ये स्फीयर है, ये ओरिजिन हो गया। तो यहां से किसी भी पॉइंट पे स्फीयर पे जाए तो फील्ड का डायरेक्शन ई, ओरिजिन से रेडियली आउटवर्ड। अच्छा, यहाँ पे स्फीयर का एरिया वेक्टर छोटा सा हम ले लें, तो ये कितना होगा, किधर होगा, रेडियली आउटवर्ड। क्यों, क्योंकि सेंटर यूसी ओरिजिन पे लाई करना, ओरिजिन और सेंटर एक ही जगह पे है, तो ई और डीएस क्या होगा, सेम डायरेक्शन में होगा। वो हमने यहां दिखाया, वो आप कहीं पे भी लोगे तो वो उस पॉइंट पे ई और डीएस क्या होगा, सेम डायरेक्शन में होगा। ओके, अब इस सरफेस पे हर पॉइंट पे फील्ड सेम होगा, फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम होगा। 100 आर, आर दिया 5 मीटर, तो 500 वोल्ट पर मीटर। भाई फील्ड यही होगा ना, क्योंकि ओरिजिन से हर पॉइंट का डिस्टेंस 5 मीटर होगा, तो फील्ड ये होगा। अब निकालना है फ्लक्स, तो चार्ज निकालना, तो फ्लक्स निकाल के हम गॉस लॉ लगा देंगे, आ जाएगा। तो फ्लक्स कैसे निकालें, फाई इज इक्वल टू सरफेस इंटीग्रेशन ई डीएस कॉस थीटा। अच्छा, इज इक्वल टू, अब स्फीयर का टोटल एरिया ए मान ले, जो कि 4 पाई आर स्क्वायर होता, आगे हम पुट कर लेंगे उसको। ई कितना भाई, 500, डीएस कॉस थीटा, कॉस हर जगह थीटा क्या होगा, 0 होगा, और ई और डीएस के बीच का एंगल, तो ये हो गया 500 इंटीग्रेशन डीएस 0 टू ए, यानी ये हो गया 500 ए।
और ए क्या भाई, इस स्फीयर का एरिया, तो इज इक्वल टू 500 इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। आर कितना बेटा, 5 मीटर स्क्वायर। तो ये कितना हो गया, 25 इंटू 5 125, 125 और ये 00 इंटू 4 पाई, ये फ्लक्स हो गया। और गॉस लॉ क्या कर रहा है कि ये फ्लक्स कितना होगा, क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो क्यू इन यही हमको निकालना है, स्फीयर के अंदर चार्ज कितना अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो क्यू इन कितना हो गया बेटा, क्यू इन इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ये कितना हो गया, 400 एक 500, 500 हो जाएगा ना, 125 इंटू 4, 400 ये हो गया, 25 चौका 100, 500, 500 यानी। और इसका 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू पता है हमको, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, 9 इंटू 10 टू द पावर 9। तो ये क्या हो जाएगा, 1/9 इंटू 10 टू पावर 9। तो 500 अपॉन 9 इंटू 10 टू द पावर 9 को हम लिख सकते हैं 10 टू द पावर -9 कूलम। ये चार्ज होगा इसके अंदर। करेक्ट, क्लियर है सबको। तो ये 6 क्वेश्चंस करा दिए बेटा गॉस लॉ के एप्लीकेशन पे। ये न्यूमेरिकल्स हम लोगों ने करा। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके डेरिवेशंस करेंगे, यानी गॉस लॉ पे बेस्ड कौन कौन से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के डेरिवेशंस है उनको करेंगे। उसके अलावा बहुत सारे और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के फार्मूले हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे, उनका डेरिवेशन नहीं करेंगे क्योंकि वो सीबीएसई में नहीं है, लेकिन आगे कहीं वो हम डेरिवेशन क्वेश्चंस के फॉर्म में करेंगे। तो तब तक आप इन सबको रिवाइज करिए। सो डू हार्ड लेबर, स्टे ब्लेस्ड। सो वी विल मीट अगेन ऑन नेक्स्ट टर्म। सी यू, बाय बाय, सायोनारा, गॉड स्पीड।